बहुत अच्छा कहकर स्टीव वॉकर मेरे कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैं नासाउ अस्पताल को फोन मिलाने के लिए अपनी सेक्रेटरी जेंसी को इंटरकॉम करने वाला ही था कि उसका इंटरकॉम आ गया। मिस्टर मेगन, पुलिस उपायुक्त पेरीगार्ड आपसे भेंट करने आए हैं। यह तो मुझे ज्ञात था कि पेरीगार्ड मुझसे मिलने आएगा, पर मुझे यह पता नहीं था कि इतनी जल्दी आ धमकेगा। उन्हें अंदर भेज दो, मैंने जेंसी से कहा। पेरीगार्ड अंदर आया। वो यथापूर्व वर्दी पहने था। आइए, तशरीफ रखिए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मैंने उससे कहा। पेरीगार्ड ने अपनी टोपी तथा छड़ी मेज पर रखते हुए कहा, मिस्टर मेगन, आप मुझसे जरूरत से ज्यादा तकल्लुफ बरतने की कोशिश मत कीजिए और मुझे पूरी बात बताइए। कोई खास बात नहीं है मिस्टर मेगन। जब बहामा की एक जानी मानी हस्ती का अपहरण हो जाए और वो हस्ती पलायन करते हुए 2 आदमियों की हत्या कर दे तथा उसके बाद समाचार पत्रों में समाचार की सुर्खियां छपे, तो आपकी दृष्टि में यह कोई खास बात नहीं है। मुझे पता होना चाहिए था कि बहामा पहुंचते ही पेरीगार्ड मुझसे यह मुद्दा जरूर उठाएगा, पर मैंने इस पहलू पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। आज जब मैं कई दिनों पश्चात अपने ऑफिस में आया तो जेंसी ने मुझे रहस्यमयी दृष्टि से देखा था, पर उसे समय नहीं मिला था कि मुझसे कुछ पूछती। मैंने पेरीगार्ड से कहा, आखिर मुझे भी तो पता चले कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं वही जानना चाहता हूं जो आपके साथ पेश आया था। टेक्सास पुलिस के कप्तान बूथ ने मुझे फोन किया था तथा आपके बारे में पूछा था कि यहाँ के समुदाय में आपकी कैसी प्रतिष्ठा है, आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने उससे कह दिया था कि आपका रिकॉर्ड बिल्कुल स्वच्छ है। सीमा सम्मिलित होने के कारण हमने अपनी सम्मिलित समस्याओं के विषय में भी बातचीत की थी, जैसे मादक पदार्थों का अवैध व्यापार आदि आदि। मैंने पेरीगार्ड से कहा, मेरे साथ जो घटना घटी है, तुम्हारे विचार में इसका संबंध मादक पदार्थों की चौकीदारी से है? मुझे तो इसमें संदेह है। मैं इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल, मुझे समाचार मिल गया था कि फरार होने के समय जिन 2 आदमियों की आपने हत्या की थी, वो मामला ठप करवा दिया गया है। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बस ऐसे ही पता चल गया। टेक्सास में मेरे भी कुछ मित्र हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई थी, मसलन वो रॉबिन्सन जिसने आपका अपहरण किया था, उसके पास ऐसा करने का कोई भी साधन नहीं था, और फिर कैलिस का शव, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला। वहां इतने घने पेड़ हैं कि एक बार किसी चीज को फेंक दो तो कभी पता भी ना चले। उन लोगों ने कैलिस का शव किसी घने झुंड में फेंक दिया होगा। आप जो कह रहे हैं वो सही होगा, किंतु कैप्टन बूथ इस बारे में बहुत दुविधा में है, क्योंकि आपके कथनानुसार वहां पर रॉबिन्सन था और उसने कैलिस की हत्या करवाई थी। आपके कथन की पुष्टि करने के लिए कप्तान बूथ लेरॉय से पूछताछ करना चाहता था, और लेरॉय एक रेल दुर्घटना में रहस्यमय ढंग से मर चुका है। यदि लेरॉय रेल के नीचे आकर मर गया है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप तो वाकई कुछ नहीं कर सकते, किंतु जहां तक मैं समझता हूं, लेरॉय की मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो रहस्य ही रहेगी, और जहां तक रॉबिन्सन नामी व्यक्ति के वहां होने का संबंध है, उस विषय में आप ही बेहतर जानते होंगे। मैंने अपनी मेज से रॉबिन्सन की तस्वीर निकालकर पेरीगार्ड के सामने रखते हुए कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो रॉबिन्सन का चित्र देख लो। डेबी भी रॉबिन्सन को पहचानती है, उससे भी पूछ लो। पेरीगार्ड ने ध्यान से रॉबिन्सन का चित्र देखते हुए कहा, यह तस्वीर तो एक पेंटिंग से ली गई है, इसे एक ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो तुम्हारे कहने का आशय है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, किंतु मैं आपकी बात से कायल नहीं हूं मिस्टर मेगन। अब मेरी बात पर गौर कीजिए। मुझे और मेरी पत्नी को आपकी पहली पत्नी से बहुत स्नेह था, और हाल में जब डेबी का अपहरण हुआ था तो हम दोनों को बहुत अफसोस हुआ था। मुझे यह संदेह है कि आपकी पहली पत्नी जूली की हत्या और डेबी के अपहरण में गहरा संबंध है। मिस्टर मेगन, गत 1 वर्ष में आपके साथ एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी हैं कि उनमें आपसी संबंध होने को नकारा नहीं जा सकता। वे घटनाएं एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। खैर, इसको छोड़िए, आप मुझे रॉबिन्सन के बारे में बताइए। तत्पश्चात हम काफी समय तक रॉबिन्सन के बारे में बातचीत करते रहे। अंत में मैंने पेरीगार्ड से कहा, मैं अपने मस्तिष्क को बहुत झकझोर बैठा हूं कि मैंने सैम फोर्ड से कौन सी ऐसी बात की थी जिससे कैलिस इस नतीजे पर पहुंच गया था कि मैं रॉबिन्सन की योजनाओं से वाकिफ हूं। मैं सैम फोर्ड से इस विषय में बात करना चाहता था, परंतु अब यह असंभव है,
क्योंकि सैम नासाउ अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में पड़ा है और मुझे 100% विश्वास है कि सैम फोर्ड को भी दुर्घटना का शिकार बताया गया है। पेरिगार्ड ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मैं नासाउ के पुलिस आयुक्त डीन को फोन करता हूं और उससे कहूंगा कि सैम फोर्ड के साथ हुए हादसे की पूरी तहकीकात करे। उससे यह भी कहना कि वो सैम के इर्द गिर्द बॉडीगार्ड नियुक्त कर दे। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम अपनी सेक्रेटरी से कहो कि मेरे ऑफिस का नंबर मिला दे। अपने डेप्यूट से बात करने के बाद पेरिगार्ड ने रॉबिन्सन की तस्वीर का अध्ययन करते हुए मुझसे पूछा, आप मुझे यह बताइए कि यह तस्वीर किस हद तक सही है। यह तस्वीर बिल्कुल रॉबिन्सन की शक्ल से मिलती है, किंतु जहां तक इसकी दुरुस्ती का संबंध है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस चित्र के चित्रकार क्रेसी चार्ल्स ने मुझसे कहा था कि किसी का हुलिया सुनकर उसका सही चित्र बनाना असंभव होता है। अर्थात उसकी शक्ल तो कैनवस पर उतारी जा सकती है, किंतु नाक नक्शे की वे बारीकियां जिनसे उसके चरित्र का अनुमान लगाया जा सके वो कोई भी चित्रकार नहीं उभार सकता। मैं बिल्कुल सहमत हूं। पेरिगार्ड ने मेज से अपनी टोपी उठाते हुए कहा, मैं आपसे बस एक और बात कहना चाहता हूं। हम आपकी मुश्किल समझते हैं। आप जो ये बॉडीगार्ड साथ लाए हैं उनके पासपोर्ट के बारे में भी हमने टेक्सास से मालूम कर लिया है। उनमें से 2 बॉडीगार्ड आपके घर पर हैं, 3 आपने होटल में ठहरा रखे हैं और एक इस समय आपके ऑफिस के बाहरी कमरे में बैठा है। यदि आपको या आपकी पत्नी को खतरा था तो आपने मुझे बताया होता। आप दोनों के पास चिड़िया तक ना फटक पाती। आपको चार्ल्स कॉर्पोरेशन के सुरक्षा विभाग के बॉडीगार्ड लाने की क्या आवश्यकता थी? सच पूछो तो मैं उन्हें अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए लाया हूं। वो हम भी कर सकते थे और उनसे बेहतर। आपकी पत्नी का अपहरण टेक्सास से हुआ था, यहां से नहीं। खैर, अब मैं जरा स्टीव वॉकर से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। मेरे दिल में पेरिगार्ड के लिए एक नई इज्जत उत्पन्न होने लगी थी। वो पूरा होमवर्क करके आया था। उसे मेरे संबंध में हर बारीकी का इल्म था। मैंने मन ही मन में उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम जिससे चाहो पूछताछ कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो स्टीव वॉकर को यहीं अंदर बुला लो। कुछ क्षण पश्चात जब स्टीव वॉकर मेरे कमरे में आया तो पेरिगार्ड ने अपनी आदत के अनुसार अपने शब्दों को घुमा फिरा कर उसे संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर वॉकर, अमेरिकन हमारे देश में आए ये हमारे देश का सम्मान है। वास्तव में अमेरिकी पर्यटक हमारी रोजी रोटी का साधन है, पर आप लोगों को शस्त्रों से लैस होकर हमारे देश में आना जरा अनुचित सी बात है। आपका क्या विचार है? शस्त्र वो तो कहकर वॉकर मेरी ओर देखने लगा। तुम इनको सच बता दो, मैंने वॉकर से कहा, और जैसा कहते हैं वैसा करो। हाँ, शस्त्र तो हमारे पास हैं, वॉकर ने पेरिगार्ड से कहा। पेरिगार्ड ने बिना कुछ बोले अपना हाथ स्टीव वॉकर की ओर बढ़ा दिया। स्टीव वॉकर ने भी बिना नानुकुर किए अपना पिस्तौल अपनी कमीज के अंदर से निकालकर पेरिगार्ड के हाथ में थमा दिया। पेरिगार्ड ने मेज से अपनी छड़ी उठाई और स्टीव को संबोधित करते हुए बोला, मैं चाहूं तो आप लोगों को यहां से तुरंत निर्वासित कर सकता हूं, किंतु चूंकि आप मिस्टर मेगन के साथ आए हैं इसलिए मेरी सर आंखों पर। अलबत्ता आप अपने साथियों से कह देना कि आज दोपहर तक अपने शस्त्र मेरे दफ्तर में जमा कर दें। कहकर पेरिगार्ड ने अपनी छड़ी से मुझे प्रणाम किया और कमरे से बाहर निकल गया। पेरिगार्ड के कमरे से बाहर जाते ही वॉकर ने मुझसे पूछा, ये सब क्या है मिस्टर मेगन? ये छड़ी वाला आदमी वाकई पुलिस का आदमी था या कोई फ्रॉड था? यदि मालिक को कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर जाना पड़े तो कर्मचारी लोग चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ढील करने ही लगते हैं। जब मैं फ्रीपोर्ट वापस पहुंचा तो मैंने अनुभव किया कि कर्मचारी संलग्नता से काम नहीं कर रहे थे। मैंने सबको सतर्क किया और अपने प्रशासनिक कार्यों में जुट गया। सबसे पहले मैंने जैक फ्लेचर को न्यू प्रोविडेंस के अपने सी गार्डन होटल में ट्रांसफर किया, क्योंकि वहां के मैनेजर की टांग टूट गई थी और वो काम करने के योग्य नहीं था। उसके सहायक फिलिप्स को इतना अनुभव नहीं था कि इतने बड़े 5 स्टार होटल का प्रशासन चला सके। जैक फ्लेचर ने चूंकि सी गार्डन होटल में कभी काम नहीं किया था, अतः स्टाफ से परिचय करवाने के लिए मैं स्वयं उसके साथ चला आया था। स्टाफ से परिचय कराने के पश्चात मैं जैक फ्लेचर को अपने ऑफिस में ले आया था, जो बिल्कुल रिसेप्शन काउंटर के पीछे था। उसके साथ ही लॉबी थी। लॉबी में जगह जगह पर आईने लगे हुए थे। मैनेजर के कमरे के भीतर एक शीशा ऐसे कोण पर लगा हुआ था कि अंदर बैठे आदमी को लॉबी में खड़े हर व्यक्ति की खबर लगती रहती थी कि वो क्या कर रहा है, किंतु बाहर वाले को यह मालूम नहीं होता था कि अंदर उसे कोई देख रहा है। जब मैं मैनेजर के कमरे में बैठा हुआ जैक फ्लेचर को इस होटल के बारे में बता रहा था तो अनायास मेरी दृष्टि उस शीशे की ओर चली गई जिससे बाहर खड़े लोग दिखाई पड़ते थे।
उस समय लॉबी में काफी लोग थे। कुछ रिसेप्शन पर अपने रिजर्वेशन के बारे में पूछ रहे थे, कुछ टेलीफोन कर रहे थे, कुछ चेक कैश करवा रहे थे। वहां पर होटल में आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अचानक मेरी दृष्टि उस कतार पर चली गई जहां नए आए मेहमान अपने कमरों का नंबर पूछ रहे थे। कतार में खड़े तीसरे आदमी की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसका कद लंबा और बाल मलगजे थे, मूछें छटी हुई थीं और चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी। मैं ऑफिस की खिड़की के पास चला आया और ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। वो वही कर रहा था जो आम मुसाफिर अपनी बारी आने तक करते हैं। कभी टाई का गिरह ठीक करने लगता, कभी बालों में कंघी फेरने लगता और कभी आसपास खड़ी स्त्रियों को देखने लगता। थोड़ी देर बाद जब उसने मैनेजर रूम की ओर देखा तो मुझे स्मरण हुआ कि मैंने उसे कब देखा था। पिछली बार मैंने उसे उस समय देखा था जब मैं टेक्सास में चार्ल्स कॉर्पोरेशन के दफ्तर में बैठा था और मुझे सिगरेट की तलब हुई थी और मैं नीचे सिगरेट लेने आया था। सिगरेट के 2 पैकेट खरीदने के पश्चात एक आदमी मुझसे टकरा गया था। जब मैं ऊपर वापस जाने के लिए लिफ्ट की प्रतीक्षा कर रहा था तभी मेरे पैरों ने तथा जुबान ने मेरा साथ छोड़ दिया था और तत्पश्चात जब लिफ्टमैन मुझे सहारा देकर लिफ्ट के अंदर लाया था तो मैं धड़ाम से लिफ्ट के फर्श पर गिर गया था। मेरे गिरते ही एक आदमी ने कहा था, मैं डॉक्टर हूं, मुझे देखने दो। तब उस डॉक्टर ने कहा था कि इसे दिल का दौरा पड़ गया है, इसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा। तत्पश्चात वो मुझे कुछ आदमियों की सहायता से अपनी कार में ले आया था। जब कार चार्ल्स कॉर्पोरेशन से कुछ दूरी पर पहुंची थी तो उस डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़कर इंजेक्शन लगाया था। उसके बाद जब मेरी आंख खुली थी तो मैं रॉबिन्सन का बंदी था। इस समय होटल में आने वाले मेहमानों की कतार में खड़ा हुआ तीसरा व्यक्ति वही आदमी था जिसने मुझे बेहोश करके मेरा अपहरण किया था। मैंने अपनी जगह से घूमते हुए कहा, जैक, तुम उस दाढ़ी वाले को देख रहे हो? जब तक मैं उसका पता न लगा लूं तुम उसको रोके रखना। कैसे रोके रखूं टॉम? जैक ने आश्चर्य से पूछा। तुम उसकी एडवांस पेमेंट का बिल डबल कर दो, वो हल्ला करेगा। तुम कंप्यूटर की गलती का बहाना बनाकर उससे माफी मांग लेना और दूसरा बिल तैयार करने में देर कर देना, वो अपने आप अटका रहेगा। यह सुनते ही जैक फ्लेचर कमरे से बाहर चला गया। उसके आ जाते ही मैंने फिलिप से कहा, तुम भी जैक के साथ चले जाओ। मुझे इस आदमी का नाम, कमरा नंबर, घर का पता, कहां से आया है, यहां से कहां जाएगा और जो कुछ उसके बारे में जान सको मुझे मालूम कर दो, लेकिन बहुत फुर्ती और चतुराई से काम लेना। तभी वॉकर मेरे निकट पहुंचा। आप इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हैं? होटल में आने वाले मेहमानों की कतार में जो तीसरा आदमी खड़ा है वो रॉबिन्सन का साथी है, मैंने वॉकर को समझाते हुए कहा। जब उसने मेरा अपहरण किया था तो उस समय उसने दाढ़ी नहीं बढ़ा रखी थी, किंतु मैं उसकी शक्ल को अच्छी तरह पहचानता हूं। तुम ऐसा करो कि इसके साथ लगे रहो और जब ये यहां से जाए तुम भी इसके पीछे पीछे चले जाना। तुम्हारी जेब में पैसे तो है ना? हाँ, मेरे पास $500-600 तो होंगे ही। $500-600 से क्या बनेगा? कहकर मैंने एक स्लिप पर हस्ताक्षर किए और कैशियर से $6000 लेकर वॉकर के हाथ में थमा दिए। मैं इतनी रकम का क्या करूंगा? वॉकर ने आपत्ति करते हुए कहा। वो यदि यूरोप के लिए रवाना होने लगा तो उस समय तुम किससे पैसे मांगोगे? यदि मुझे उसके पीछे पीछे ही लगे रहना है तो इस समय मुझे उसी कतार में खड़ा होना चाहिए जहां वो खड़ा है। ठीक कहते हो तुम वहीं पहुंचो। वॉकर ने बाहर जाने से पहले मुझसे कहा, यदि वो ट्रैवलर्स चेक का भुगतान करें तो आप ट्रैवलर्स चेक का ब्यूरो नोट कर लेना। तुम ये मुझ पर छोड़ दो। मैं कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का तमाशा देखने लगा। जब उस समय आदमी की बारी आई और ज्यों ही काउंटर क्लर्क ने उसे एडवांस पेमेंट का बिल दिया तो उसने बिल देखते ही क्लर्क की ओर फेंक दिया। तभी मैंने देखा कि काउंटर क्लर्क ने जैक फ्लेचर को अपने पास आने का इशारा किया था। जैक फ्लेचर उसका बिल देखते ही उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया था। मेरी तसल्ली हो गई थी कि अब उसे देर हो जाएगी और उस दौरान उसका आता पता मालूम हो जाएगा। तभी जैक फ्लेचर ने किसी क्लर्क को अपने पास बुलाया था और वो बिल उसको दे दिया था। वो खुद उस आदमी के पास खड़ा रहा और उसे बातों में लगाए रहा। कोई 5 मिनट पश्चात जब उस आदमी का बिल आया और वो भुगतान करके कतार से परे हटा तो उसके कोई 2 मिनट बाद जैक फ्लेचर अपने ऑफिस में पहुंच गया। उसके पीछे पीछे फिलिप्स भी पहुंच गया। उसका नाम कैरास्को है, डॉक्टर लुई कैरास्को। तो इसका मतलब है कि वो वाकई डॉक्टर है? मैंने टिप्पणी करते हुए पूछा। उसकी राष्ट्रीयता क्या है? वेनेजुएलन। वो यहां से कहां जाएगा? ये मुझे ज्ञात नहीं, फ्लेचर ने उत्तर देते हुए कहा। मैंने उससे केवल 4-5 मिनट बात की थी। उसने मुझे बताया था कि मुझे विमान पकड़ना है और आप जरा जल्दी कर दीजिए। मुझे मालूम है वो कहां जा रहा है, फिलिप्स ने कहा।
उसने हमारे इंटर होटल टेलीफोन सर्विस से टेलीफोन किया था। वो यहां से फ्रीपोर्ट जा रहा है और वहां जाकर रॉयल पाम होटल में ठहरेगा। उसने वहां 1 सप्ताह के लिए रिजर्वेशन करवाई है। जैक फ्लेचर ने कहा, इसका मतलब है कि वो बहामा एवरेज से जाएगा। फ्लेचर ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, फ्रीपोर्ट के लिए बहामा एवरेज की अगली फ्लाइट 1 घंटे में जाएगी। उसने फ्रीपोर्ट हवाई अड्डे की एक टैक्सी सर्विस से कहा है कि वो अपनी एक टैक्सी को उसका इंतजार करने के लिए तैयार रखें। फिलिप्स ने कहा, उसने हमारी टैक्सी सर्विस से कहा है या किसी और को? मैंने फिलिप्स से पूछा। हमारी टैक्सी सर्विस से कहा है। मैंने वॉकर की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम उस टैक्सी को बक कर सकते हो? नहीं, मैं नहीं कर सकता। यह काम रॉड्रिक्स कर सकता है, वॉकर ने उत्तर देते हुए कहा। पर इसमें मुश्किल क्या है? रॉड्रिक्स 4 घंटे के अंदर फ्रीपोर्ट पहुंच जाएगा। मैंने पेरीगार्ड को फ्रीपोर्ट फोन किया और करास्को के बारे में पूरी बात बता दी। तो ठीक है मिस्टर मेगन, उसे यहां पहुंचने दो, फिर हम उसे अपने आप संभाल लेंगे। मैं आपसे कुछ और भी निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पेरीगार्ड से कहा। फरमाइए। एक तो ये कि मैंने स्टीव वॉकर को उसके पीछे लगा दिया है, वो उसके साथ पहुंचेगा। दूसरा ये कि आज दोपहर या दोपहर पश्चात तक रॉड्रिक्स नामी व्यक्ति चार्ल्स कॉर्पोरेशन के जेट विमान में फ्रीपोर्ट हवाई अड्डे पहुंचेगा। आप ये देखना कि कस्टम वाले उसके सामान की तलाशी ना लें। वो कोई शस्त्र ला रहा है क्या? पेरीगार्ड ने मुझसे पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने उत्तर देते हुए कहा। वो एक इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ है, उसके बारे में मैं वहां पहुंचकर आपको बताऊंगा। तो ठीक है, रॉड्रिक्स की कोई तलाशी नहीं ली जाएगी, कहकर पेरीगार्ड ने फोन बंद कर दिया। कोई 1 घंटा पश्चात जब करास्को होटल से चला गया तो मैंने होटल मैनेजर जैक चार्ल्स से पूछा, करास्को का क्रेडिट कार्ड नंबर निकालो। उसने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया। उसने अपने सब बिलों का नकद भुगतान किया है, और वो भी अमेरिकी डॉलर में। उसका होटल बिल कितना था? $11,000 से थोड़ा सा ऊपर था। उसका रेस्टोरेंट और बार का बिल तो बहुत अधिक था। मैंने अपनी पीठ कुर्सी की पुष्टगाह से टिकाते हुए कहा, जैक, तुम्हें होटल व्यवसाय में इतने वर्ष हो गए हैं, तुम बता सकते हो कि कब किसी ने इतना भारी बिल नकद चुकाया है? बहुत कम, टॉम, और वो भी तब जब कोई जुए में भारी रकम जीत कर आता है तो तरंग में आकर नकद भुगतान करता है, और वो भी बहीमियन डॉलर में। इसने तो अपना पूरा भुगतान अमेरिकी डॉलरों में किया है। अब तुम ऐसा करो जैक कि उसके समूचे बिलों की फोटोस्टेट निकलवाकर मुझे दे दो। अभी करवा देता हूं, जैक बोला और कमरे से बाहर निकल गया। फ्रीपोर्ट वापस पहुंचते ही मैं सीधा पेरीगार्ड से भेंट करने चला गया। उस समय उसके ऑफिस में ड्रग स्क्वाड का इंस्पेक्टर हेबर्न भी मौजूद था। पेरीगार्ड सीधा मतलब की बात पर आते हुए बोला, आप मुझे करास्को के बारे में बताइए। मैंने उसके प्रश्न का उत्तर देने की बजाय हेबर्न की ओर देखते हुए कहा, आप अभी यही सोचते हैं कि इन घटनाओं का संबंध कोकीन की तस्करी से है? बिल्कुल, पेरीगार्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर देते हुए कहा। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब मैंने कैलिस और रॉबिन्सन से कोकीन तस्करी के विषय को उठाया था तो वो हैरान रह गए थे। हैरानी का अभिनय ना करते तो और क्या करते? हेबर्न ने कहा, आपका विचार था कि वे अपना अपराध स्वीकार कर लें। जहां तक मैं समझता हूं, उनकी हैरानी बिल्कुल सच्ची थी, उसमें कोई अभिनय नहीं था। पेरीगार्ड ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर मेगन, आप कोई अपराध विज्ञानी तो है नहीं। आप क्या जाने कि जब एक अपराधी के सामने उसका सच रखा जाता है तो वो कैसे कैसे नाटक करता है। मुझे अनुभव होने लगा कि इन दोनों के साथ बहस करना व्यर्थ है। मैंने पेरीगार्ड से कहा, आप करास्को के बारे में क्या जानना चाहते हैं? सब कुछ, पेरीगार्ड ने संक्षिप्त सा उत्तर देते हुए कहा। करास्को ने टेक्सास में चार्ल्स बिल्डिंग के नीचे मेरा अपहरण किया था तथा पेरीगार्ड हस्तक्षेप करते हुए बोला, आपको विश्वास है कि वो आदमी है? 100% तो नहीं, किंतु 95% ये वही आदमी है, मैंने उत्तर देते हुए कहा। मिस्टर पेरीगार्ड, जो व्यक्ति एक 5 स्टार होटल में ठहरे और अपने बिलों का भुगतान नकद करे, मैं उस पर बहुत कम विश्वास करता हूं, कहकर मैंने करास्को के बिलों की फोटोस्टेट कॉपियां पेरीगार्ड के सामने रख दी। 5 स्टार होटलों में ठहरने वाले तो अपना भुगतान बहुधा क्रेडिट कार्डों द्वारा करते हैं। पेरीगार्ड ने बिलों का अध्ययन करते हुए कहा, खैर, आप मुझे यह बताइए कि आपके साथ आए अमेरिकन बॉडीगार्डों पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का आशय है कि उन पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वो अपनी गतिविधियां केवल करास्को की निगरानी तक सीमित रखेंगे, अर्थात उसके विरुद्ध कोई क्रियात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। बात यह है मिस्टर मेगन कि हमारी पुलिस फोर्स अपेक्षाकृत कुछ कम है। मैं ये चाहता हूं कि वे करास्को पर पूरी नजर रखें, किंतु उस पर किसी प्रकार का बल प्रयोग ना करें। इसके लिए मैं अनुमति नहीं दूंगा। वे वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे,
मैंने पेरीगार्ड को आश्वासन देते हुए कहा, तो ठीक है, मैंने मिस्टर वॉकर से बात की थी और उससे कहा था कि वो कैरास्को की हर नकलो हरकत पर दृष्टि रखे और आपके होटल में हमारे आदमी को रिपोर्ट देता रहे। अब आप मुझे यह बताइए मिस्टर बेगन कि रॉड्रिक्स यहां क्यों आ रहा है तथा वो अपने साथ क्या ला रहा है। मैंने पेरीगार्ड को रॉड्रिक्स के विषय में बता दिया कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ है और अपने साथ निगरानी के कुछ इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ला रहा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, पेरीगार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई, हेपबर्न ने मुझसे कहा। यदि कैरास्को ने होटल में आपका अपहरण किया था तो वो यहां आपके होटल में ठहरकर बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है। आप दोनों किसी समय भी एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। आपके अनुसार तो सी गार्डन होटल में आप दोनों का आमना सामना हो चुका है और उसके बावजूद वो आपके होटल में आकर ठहरा है। फिर हेपबर्न ने पेरीगार्ड को संबोधित करते हुए कहा, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने उसे गलत पहचाना है। मिस्टर मैगन खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि जब ये लिफ्ट के फर्श पर गिरे थे तो इन्होंने बहुत थोड़ी देर के लिए उसे देखा था। आप बताइए, पेरीगार्ड ने मुझसे कहा। पहले तो मुझे भी यह संदेह हुआ था कि कहीं मेरी नजर धोखा ना खा रही हो, पर मुझे 95% यकीन है कि कैरास्को वही आदमी है। आपके गलत और ठीक होने में 19-20 का अंतर हो सकता है, पेरीगार्ड ने मुझसे कहा। खैर, जो भी है, हम कैरास्को पर पूरी निगरानी रखेंगे। पुलिस स्टेशन से होटल लौटते हुए मैं हेपबर्न के तर्कों पर विचार करने लगा और इसी नतीजे पर पहुंचा कि हो सकता है कि मुझे कैरास्को को पहचानने में गलती हो गई हो, पर मेरा दिल गवाही देता था कि कैरास्को वही आदमी है। इन्हीं विचारों में डूबा मैं होटल पहुंच गया। वहां लॉबी पार करके अपने ऑफिस में जाने की बजाय मैं पिछले रास्ते पर हो गया और स्टाफ वाली सीढ़ियों से ऊपर चला आया। मैं अपने कमरे में पहुंचा ही था कि वॉकर मुझे रिपोर्ट देने लगा। कैरास्को अपने कमरे में है, उसने अपना सामान खोल लिया है। रॉड्रिक्स 2 घंटे में पहुंचने वाला है। मैं उसको लेने के लिए अपने आदमी भेज रहा हूं। पेरीगार्ड ने अपना एक आदमी होटल में तैनात कर दिया है और एक आदमी उसने अपनी पत्नी की रखवाली के लिए घर पर लगा दिया है। और मिस्टर मैगन, वो आदमी तो सशस्त्र है। हाँ वॉकर, वो अपने पास शस्त्र रख सकता है क्योंकि वो बाहिमियन पुलिस से है। तुम विदेशी हो, यहां विदेशियों को अपने पास शस्त्र रखने की अनुमति नहीं है। तुम कैरास्को की ओर उंगली भी नहीं उठाओगे। तुम उस पर सिर्फ नजर रखो और उसकी हर नकलो हरकत की पेरीगार्ड के आदमी को रिपोर्ट करते रहो। क्या हम कैरास्को के टेलीफोन को टैप करके उसकी बातें सुन सकते हैं? यह है तो अवैध, परंतु कोई बात नहीं, मैं स्विच बोर्ड ऑपरेटर से बात करता हूं। बात यह है वॉकर कि कैरास्को हो सकता है स्पेनिश भाषा में बात करे। ऐसी हालत में उसकी बात जानने का हमारे पास क्या साधन है? एक तो मैं ही हूं, और जब रॉड्रिक्स पहुंच जाएगा तो हम 2 हो जाएंगे। हम दोनों स्पेनिश खूब अच्छे ढंग से बोल व समझ ले। चलो, अब तुम ऐसा करो कि यदि कोई भी समस्या तुम्हारे सामने आए तो तुम फौरन मुझे बता देना। अगले 3 दिन तक कोई घटना नहीं घटी। कैरास्को से कोई भी भेंट करने नहीं आया था। उसने अपना टेलीफोन भी 2-3 बार इस्तेमाल किया था, और वो भी रूम सर्विस के लिए अथवा रेस्टोरेंट में अपनी सीट रिजर्व करवाने के लिए। रॉड्रिक्स ने उसका कमरा और उसकी कार दोनों बुक कर दिए थे। उसके टेलीफोन के साथ जोड़ लगाकर उसके साथ टेप रिकॉर्डर लगा दिया था ताकि उसका हर वार्तालाप सुना जा सके। पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन शाम के समय मैं और डेबी में थे। डेबी का चेहरा कुछ उतरा उतरा सा था। मुझे चिंता सी होने लगी। मैंने कहा, डेबी, आज तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है टॉम, पर मैं इस हर वक्त की कैद से बोर हो गई हूं। इधर देखो तो बॉडीगार्ड, उधर देखो तो बॉडीगार्ड। हम पति पत्नी हैं, हम आपस में बातें कर रहे हैं और इस समय भी कमरे के बाहर बॉडीगार्ड बैठा है। हम किसी समय भी खुलकर बात नहीं कर सकते। आखिर ऐसा कब तक चलेगा टॉम? डेबी के इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैंने उसका ध्यान बटाने का प्रयास करते हुए कहा, इस कैरास्को से रॉबिन्सन का सुराग मिलने की बहुत आशा है। रॉबिन्सन के पकड़े जाने की देर है कि हमारी सब मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। और यदि रॉबिन्सन ना पकड़ा गया तो? उसके इस प्रश्न का भी मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैंने डेबी को बाहुपाश में लेते हुए कहा, क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? जरूर पकड़ा जाएगा। जैक फ्लेचर को न्यू प्रोविडेंस में अपने सी गार्डन होटल का मैनेजर नियुक्त करने के पश्चात मैं उस होटल की ओर से निश्चिंत हो गया था। मुझे वहां से लौटे 4 दिन भी नहीं हुए थे कि जैक फ्लेचर का फोन आ पहुंचा। मिस्टर मैगन, हम तो बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। हमारे अतिथि होटल छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं।
हमारे एयर कंडीशन प्लांट मैनेजर टोनी बासवर्थ को तो आंख झपकाने की भी फुर्सत नहीं है। अतिथि होटल क्यों छोड़ रहे हैं? टोनी ने एयर कंडीशन प्लांट बंद कर दिया है। मेरा विचार है कि हमारे होटल में वायरस वाली महामारी फैल गई है। कोई और बात होगी जैक। उस बीमारी से हुए रोग का तो वातावरण तब्दील होने पर ही पता चलता है। तुम टोनी से मेरी बात कराओ। टोनी से तो बात नहीं हो सकती। वो तो सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से परामर्श करने गया हुआ है। मैं विमान से सीधा न्यू प्रोविडेंस पहुंच रहा हूं। तुम एक कार हवाई अड्डे पर भेज दो। उड़ान के दौरान मुझे हैरानी हो रही थी कि इतनी सावधानी बरतने के बावजूद ये कैसे हो गया। हो सकता है टोनी को गलतफहमी हो गई हो तथा उसने डर के मारे एयर कंडीशन प्लांट बंद कर दिया हो। जब मेरा विमान न्यू प्रोविडेंस हवाई अड्डे पर उतरा तो जैक फ्लेचर पहले ही वहां उपस्थित था। वो स्वयं मुझे लेने आया था। होटल की ओर रवानगी होते हुए मैंने उससे पूछा, कितने लोग बीमार हुए हैं? उसका उत्तर सुनकर मैं विस्मित रह गया। 104। मेरी अपनी तबीयत भी काफी खराब है टॉम, जैक फ्लेचर ने खांसते हुए कहा। तुमसे तो बोला भी नहीं जा रहा है जैक। मेरा तापमान 103 है। मेरा सिर भन्ना रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आंख बंद करके यहीं लेट जाऊं। तुम्हारा फ्लैट तो होटल में ही है ना? तुम सीधे घर जाकर आराम करो। हमारे स्टाफ में और कितने लोग प्रभावित हुए हैं? मेरे समेत 4। कहने के साथ ही जैक को खांसी का दौरा पड़ गया। जैक कार चला रहा था। मैंने उसे स्टीयरिंग व्हील से हटाया और स्वयं कार चलाने लगा। इस समय हमारे होटल में कितने लोग ठहरे हुए हैं? मैंने जैक से पूछा। कोई 300 के करीब। सही संख्या मैं होटल पहुंचकर ही बता पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं फिलिप से पूछ लूंगा। किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? अभी तक तो नहीं। होटल पहुंचते ही मैंने फ्लेचर को तो उसके घर भेज दिया और फिलिप्स को खोजने लगा। वो कैशियर के पास बैठा उसकी सहायता कर रहा था। मेहमानों में हल्की हल्की सी अफरा तफरी मची हुई थी। वे कैश काउंटर के आगे खड़े आपस में कानाफूसियां कर रहे थे। मैंने फिलिप्स के निकट आते हुए कहा, जैक बीमार पड़ गया। तुम ये काम किसी और के सुपुर्द करो और होटल का कामकाज देखो। मुझे ये बताओ कि टोनी बासवर्थ कहाँ है? वो ऊपर चक्कर लगा रहा है। उसके साथ कोई सहायता करने वाला भी है? नासाओ के कई डॉक्टर और अस्पताल की अधिकांश नर्सें उसके साथ हैं। तुम उसे फ्लेचर के कमरे में बुला लाओ। मैं उससे बात करना चाहता हूं। कुछ देर के पश्चात जब टोनी फ्लेचर के कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी हालत देखते ही बनती थी। उसकी आंखें ऐसी लाल हो रही थीं मानो कई रातों से न सोया हो। उससे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। वो झूल सा रहा था। तुम आराम से बैठ जाओ टोनी, और मुझे यह बताओ कि यह आफत हम पर कैसे नाजिल हुई। टॉम, जब तक टेस्टों का परिणाम न मिल जाए मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारा विचार क्या है? मैंने टोनी से पूछा। यह एक संक्रामक रोग है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, पर जहां तक मैं समझ पाया हूं ये वो महामारी नहीं है जो पहले हमारे कुछ होटलों में फैली थी। उससे तो लोग भले चंगे होटल से जाते थे पर अपने अपने घरों पर पहुंचते ही मरने लगते थे। इस बीमारी का हमला अचानक और जोर का होता है और फिर दूसरों को भी लपेट लेता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग वाले क्या कहते हैं? उन्होंने तो अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, पर मेरा ख्याल है कि वो होटल बंद करने के लिए कहेंगे। ये कैसे हो सकता है टोनी? तुम भी जानते हो तथा वे लोग भी भली भांति जानते हैं कि हम पूरी सावधानी बरतते हैं। मैं उनको समझाने का हर संभव प्रयास करूंगा, और यदि वे वैसे नहीं माने तो उनकी मुट्ठी गर्म करनी पड़ेगी। खैर, वो तो देखा जाएगा। मुझे तो इस रोग के आक्रमण ने उलझन में डाल रखा है। यह बीमारी जहां शुरू होती है वहां के 95% लोगों को प्रभावित करती है, जबकि यहां पर केवल 35% लोग ही इसका शिकार हुए हैं। यह महामारी क्या बला है? मुझे तो तुम्हारी यह फारसी बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं आपको बताता हूं, यह एक संक्रामक रोग है, अतः यह होटल में ठहरे हुए सब लोगों में फैल जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ है। जिस ब्लॉक में सिर्फ इटालियन ही ठहरे हुए हैं वे ही सारे के सारे इस बीमारी की जद में आए हैं। उससे अगले ब्लॉक में अंग्रेज लोग हैं, उन लोगों पर इस रोग का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। केवल 10% लोगों में यह रोग हुआ है। अंग्रेजों वाले ब्लॉक के अगले ब्लॉक में अमेरिकन ठहरे हुए हैं और उनमें से 80% रोगग्रस्त हैं। यही नहीं, आप हमारे होटल के स्टाफ की ओर ध्यान दीजिए। हमारा समूचा स्टाफ बहीमियन है और दिन रात इसी वातावरण में रहता है। उनमें से केवल 4 व्यक्ति ही इस बीमारी की जद में आए हैं, और वो भी केवल वे जो होटल के परिसर में रहते हैं। तुम्हारी इस बात में तो कोई दम नहीं है। तुम्हारे कहने का आशय है कि यह बीमारी राष्ट्रीयता देखकर आक्रांत करती है। मेरी बात का बुरा मानने के बजाय टोनी ने मुझसे कहा, आपने खूब याद दिलाया। इसको यूरेका सिंड्रोम यानी लक्षण कहते हैं।
कहकर टोनी ने फोन उठाया और किसी नर्स से कहने लगा, तुम ऐसा करो नर्स कि हर मरीज के पास जाओ और उससे यह पूछो कि तुम आम तौर पर किस तरह से स्नान करते हो, टब में बैठकर या शावर के नीचे खड़े होकर। तुम ये जानकारी प्राप्त करने के पश्चात इसकी सूची बनाकर नीचे मैनेजर के कमरे में ले आओ। यह सब क्या है टोनी? मैंने रुखाई से उससे पूछा। इसे आप जातीय स्वभाव या जातीय प्रकृति कह सकते हैं। आपको यह तो पता होगा ही कि रूसी लोग वॉश बेसिन का नलका हमेशा खुला रखते हैं, क्योंकि बंद नलके में अपने आप पानी निश्चल रहता है तथा निश्चल पानी में रोगाणु उत्पन्न होने का खतरा होता है। रूसी लोग इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि निश्चल पानी उनके शरीर पर ना पड़े, अतः वो अपनी वॉश बेसिन का नलका खुला रखते हैं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा मानो टोनी के नट बोल्ट बिल्कुल ढीले हो गए हों। मैंने क्रोध से कहा, रूसियों के वॉश बेसिन के नलकों का हमारी इस मुश्किल से क्या संबंध है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? टोनी ने मेरी डांट को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे एक बार एक इटालियन डॉक्टर ने बताया था कि अधिकांश इटालियन शावर के नीचे खड़े होकर स्नान करते हैं। अंग्रेजों के बारे में उसकी ये राय थी कि वे इतने गंदे होते हैं कि मल त्याग के पश्चात भी पानी का इस्तेमाल नहीं करते। अमेरिकनों के बारे में भी उसकी राय थी कि वे काफी हद तक साफ सुथरे होते हैं। अब आप देखिए कि हमारे होटल में ठहरे हुए सभी इटालियन और 80% अमेरिकन इस संक्रामक बीमारी से प्रभावित हुए हैं, जबकि अंग्रेज मेहमानों पर इसका प्रभाव न के बराबर है। उनमें से केवल 10% इस रोगाणु का शिकार हुए हैं। अतः अगर इस बीमारी का संक्रमण एयर कंडीशन प्लांट द्वारा फैला होता तो सभी कमरे प्रभावित होते और कमरों में सभी ठहरने वाले रोगग्रस्त हो जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एयर कंडीशन प्लांट में कोई गड़बड़ी नहीं है। यह रोगाणु पानी में उत्पन्न होता है और पानी में परवरिश पाता है। दूसरा ये कि इस रोगाणु से फेफड़ों पर असर पड़ता है। अब आप गौर कीजिए कि जब कोई शावर के नीचे खड़ा होकर स्नान करेगा तो स्वाभाविक है कि पानी की कुछ बूंदें नाक से होकर फेफड़ों में पहुंच जाएंगी, और यदि पानी में ये जीवाणु होंगे तो स्नान करने वाला रोगग्रस्त हो जाएगा। यही कारण है कि हमारे इटालियन तथा अमेरिकन मेहमान जिनको शावर के नीचे खड़ा होकर नहाने की आदत है, वे इस रोग का शिकार हुए हैं, जबकि अंग्रेज तो नहाते ही नहीं, और अगर नहाते भी हैं तो टब में बैठकर। उन पर इस बीमारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्या परिणाम निकलता है? मैंने टोनी से पूछा। इससे यह परिणाम निकलता है कि हमारे होटल की वाटर सप्लाई दूषित है। मैं तुमसे असहमत हूं। होटल में हर किसी ने पानी पिया होगा, और यदि वाटर सप्लाई दूषित होती तो सभी बीमार पड़ गए होते। तुम समझने की कोशिश करो टॉम, यह रोगाणु फेफड़ों पर असर करता है, और जब पानी पिया जाता है तो फेफड़ों में नहीं जाता है, वो पेट में जाता है और पेशाब एवं पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। 3 घंटे पश्चात टोनी की बात की पुष्टि हो गई। जब नर्स मरीजों की सूची लेकर आई तो उससे पता चला कि जो लोग रोगग्रस्त थे उन सब ने स्नान के लिए शावर का प्रयोग किया था। तत्पश्चात जब मैंने जैक फ्लेचर के घर फोन किया तो उसकी पत्नी ने भी यही बताया कि जैक को शावर के नीचे खड़ा होकर नहाने की आदत है। अब क्या किया जाए? कोई मरा गया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बदनामी तो पहले से ही हो रही है। यह बीमारी घातक नहीं होती टॉम, मरेगा तो कोई नहीं। प्रश्न यह है कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए। मैंने टोनी से कहा, ऐसा करते हैं कि जो लोग बीमार हैं उनको किसी अस्पताल की बजाय होटल के खर्च पर किसी नर्सिंग होम में दाखिल करवा देते हैं, और जो लोग स्वस्थ हैं उन लोगों को हम अपने खर्चे पर किसी अन्य होटल में शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद होटल की वाटर सप्लाई की जांच पड़ताल करेंगे कि यह कैसे हुआ, ताकि आइंदा ऐसा कभी ना हो। तत्पश्चात दोपहर भर मैं फिलिप्स के काम में उसका हाथ बटाता रहा। शाम होते ही मैंने टोनी, होटल की देखभाल करने वाले इंजीनियर बेक्थल तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के मैकी को अपने कमरे में बुलाया और उनसे विचार विमर्श करने के पश्चात उनके साथ ऊपर उस जगह पहुंचा जहां पर वाटर टैंक थे। वाटर टैंकों की संख्या 5 थी तथा हर वाटर टैंक की क्षमता 5000 गैलन थी। वहां की देखभाल के इंजीनियर बेक्थल ने मुझे समझाया कि पानी किस तरह टैंकों में स्टोर होता है और तत्पश्चात किस तरह से होटल की बिल्डिंग में सप्लाई होता है। यह बिल्कुल सीधा साधा सा सिस्टम था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आम घरों में होता है। तथा बेक्थल ने मुझे बताया कि ये 5 टैंक आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने बेक्थल से पूछा, क्या ये सब टैंक अच्छी तरह से बंद रखे जाते हैं? बिल्कुल, बेक्थल ने उत्तर देते हुए कहा। हर टैंक के ऊपर एक प्रवेश छिद्र है जो नट बोल्टों से कसकर बंद रखा जाता है। चलो ऊपर चलकर देखते हैं, टोनी ने कहा। फिर हम सब टैंकों के साथ बनी सीढ़ियों द्वारा टैंक के ऊपर चढ़ गए। बेक्थल ने एक और इशारा करते हुए मुझसे कहा, वो प्रवेश छिद्र है। मैंने अभी 3 महीने पहले इन सब पर रंग रोगन करवाया था। आप इस टैंक के प्रवेश छिद्र को देखिए,
उसे देखते ही आपको पता लग जाएगा कि उसको खोला नहीं गया। देखने से कैसे पता चल जाएगा? मैंने बेक्थल से पूछा। यदि इसे कोई खोलने की कोशिश करेगा तो इस पर लगा पेंट उखड़ जाएगा। उससे हमें फौरन पता चल जाएगा कि किसी ने इसे छेड़ा है। तो यहां का पानी दूषित कैसे हो गया? मैंने बेक्थल से पूछा। बेक्थल ने मैकी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका उत्तर तो सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से ये अधिकारी महोदय ही दे सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, इसकी मुख्य वाटर सप्लाई में ही किसी ने गड़बड़ी की है। उसका प्रश्न ही नहीं उठता, मैकी ने रोष से कहा। मुख्य वाटर सप्लाई में दिन रात सशस्त्र निगरानी रहती है। आप ही के यहां किसी ने इन टैंकों के साथ छेड़छाड़ की है। उसी समय किसी चीज की चमक मेरी आंखों में आ पड़ी। मैंने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और परे हटकर खड़ा हो गया। इस दौरान बेक्थल दूसरे टैंक पर जाकर खड़ा हो गया था। उसने वहीं से आवाज लगाते हुए हमें अपनी तरफ बुलाया। मैंने कदम उठाया ही था कि एक और चमक मेरी आंखों से आ टकराई। इस बार फिर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और दूसरे टैंक पर चला गया। इस टैंक के प्रवेश छिद्र को खोला गया है, बेक्थल ने कहा। इसके नट बोल्टों का पेंट उखड़ा हुआ है। फिर बेक्थल ने नट बोल्टों की समीक्षा करते हुए कहा, इसको अभी तक जंग नहीं लगा। इसका मतलब है कि इसको खोले अभी अभी 6-7 दिन से अधिक नहीं हुए। इसे और कौन खोल सकता है? मैंने पूछा। मुझे भली भांति याद है कि मैंने इसे नहीं खोला। हो सकता है क्रॉसमैन ने खोला हो। क्रॉसमैन बेक्थल के सहायक का नाम था। बेक्थल ने कहा, यदि क्रॉसमैन ने भी इसे इसी कारण खोला होगा तो उसके रिकॉर्ड में दर्ज होगा। मैं वो रिकॉर्ड देखना चाहता हूं, मैंने बेक्थल से कहा। रिकॉर्ड मेरे ऑफिस में है, आप मेरे साथ आइए, बेक्थल ने उत्तर दिया। तुम जब ऊपर आओ एक रिंच लेते आना, टोनी ने बेक्थल से कहा। इसे खोलकर इसके पानी के 2 नमूने लेना चाहता हूं। जब मैं टैंक से नीचे उतरा तो अचानक कोई चीज मेरे पैर के साथ टकरा गई। मैंने नीचे झुककर उसे उठाया और देखने लगा। ये वही चीज थी जिसकी चमक मेरी आंखों से टकराई थी। वो कोई साधारण सी चीज नहीं थी। वो एक शीशे का सिलेंडर था जिसके अंदर एक लेस्ली सी चीज लगी हुई थी। अकस्मात जहन के दरीचे खुल गए और मैं तत्काल समझ गया कि क्या घोटाला है। मैंने टोनी की ओर जोर से आवाज लगाते हुए कहा, तुम तुरंत नीचे आओ। टोनी ने मेरे निकट आते हुए पूछा, खैर तो है? मैंने वो शीशे का सिलेंडर टोनी के हाथ में देते हुए कहा, तुम ऐसा करो कि इसके अंदर लेस्ली चीज के नमूने ले लो और उनको टेस्ट करवाओ। इस लेस्ली चीज में तुम्हें वो रोगाणु मिलेंगे। इस लेस्ली चीज ही को टैंक का प्रवेश छिद्र हटाकर पानी में मिलाया गया है। कहकर मैं तेज गति से चलता हुआ सीढ़ियों से उतरकर ऑफिस में चला आया और सीधे फ्रीपोर्ट में रॉयल पाम होटल का नंबर मिलाकर स्टीव वॉकर से बात करने लगा। वॉकर ने छूटते ही मुझसे शिकायत करते हुए कहा, मिस्टर मैगन, आप मुझे बताए बिना कहां लुप्त हो गए हैं? मैं वापस पहुंचकर तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तुम एक काम करो कि अपना एक आदमी रॉयल पाम होटल की छत पर तैनात कर दो और उससे कह दो कि कोई भी व्यक्ति पानी के टैंकों के पास फटकने ना पाए, और अगर कोई टैंक के पास आने की कोशिश करे तो उसे हिरासत में ले लो, और अपना दूसरा आदमी एयर कंडीशन प्लांट के पास तैनात कर दो और उससे भी यही कह दो। मिस्टर मैगन, अगर होटल की देखभाल करने वाला कोई कर्मचारी या इंजीनियर आए तो उसे भी मत आने देना। तुम्हें मैंने कहा है कि चाहे कोई भी हो तुम उसे हिरासत में ले लो, यदि वो ऊपर टैंक के पास जाने की कोशिश करे तो। बिल्कुल ऐसा ही होगा मिस्टर मैगन। अब तुम मुझे बताओ वॉकर की करास्को कहां है? आज दिन भर तो वो सैर सपाटा करता रहा था। इस समय वो डिनर कर रहा है। रॉड्रिक्स और मेरा सहकर्मी पामर उसके पास वाली मेज पर बैठे हैं। तभी बेक्थल कमरे में दाखिल हुआ। मिस्टर मैगन, क्रॉसमैन तो ऊपर गया ही नहीं था। मुझे मालूम है, मैंने कहा। तुम हवाई अड्डे पर मेरे विमान चालक बॉबी बोवन को फोन कर दो कि वो विमान को रनवे पर ले आए, और डॉक्टर टोनी बासवर्थ से कहो कि मेरे साथ चलने के लिए अपना सामान ले लें। कहकर मैंने फ्रीपोर्ट में पेरिगार्ड का फोन नंबर घुमाना शुरू कर दिया। पानी, बीमारी, लोग, मरीज, रोगाणु। पेरिगार्ड ने दूसरी ओर से कहा, मिस्टर मैगन, आप इतने बदहवास हैं कि मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। आप तुरंत यहां पहुंचिए और मुझे बताइए कि क्या बात है, फिर मैं अपने आप इस समस्या से निपट लूंगा। टोनी बासवर्थ और मैं रॉयल पाम होटल में दाखिल हुए तो सबसे पहले मुझे 2 वर्दी वाले सिपाही दिखाई दिए। एक लिफ्ट के पास खड़ा था और दूसरा सीढ़ियों के निकट। मैंने लॉबी क्लर्क से पूछा, पेरिगार्ड होटल में है क्या? जी हां, वो मैनेजर के ऑफिस में बैठे हैं। मैंने मैनेजर के कमरे में प्रवेश किया। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। जब वो बात कर चुका तो मुझसे कहने लगा, अब आप बताइए, आप फोन पर क्या कहना चाहते थे? मैंने कहा, वो बाद में बताऊंगा, पहले तुम यहां से इन वर्दी वाले सिपाहियों को चलता करो।
इन्हें देखकर कैरास को डर जाएगा और खिसक जाएगा। वो तो खिसक चुका है मिस्टर मेगन, पेरिगार्ड ने कहा। ये कैसे हुआ? मैंने आश्चर्य भरे स्वर में वॉकर से पूछा। वो अच्छा भला खाना खा रहा था कि उठकर बाथरूम में गया और फिर वापस ही नहीं आया। रॉड्रिक्स का विचार है कि वो बाथरूम की खिड़की से कूदकर फरार हुआ है। हो सकता है वो समुद्र तट की ओर गया हो और वहां पर पहले कोई स्टीम बोट उसका इंतजार कर रही हो, मैंने वॉकर से कहा। वॉकर ने कोई उत्तर नहीं दिया और टेलीफोन के निकट जाकर कोई नंबर घुमाने लगा। पेरिगार्ड मेरे पास आ गया और टोनी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये महोदय कौन है? ये डॉक्टर बासवर्थ हैं। इन्होंने ही इस बीमारी का पता लगाया था। पेरिगार्ड ने कुछ सोचते हुए मुझसे कहा, तुम्हारा ख्याल है कि कैरास को इतना मतिभ्रष्ट है कि वो होटलों के पानी के टैंकों में जहर मिलाएगा? वो किसी पागलपन की वजह से ऐसा नहीं कर रहा। वो तो रॉबिन्सन के निर्देशों पर ऐसा कर रहा है। परंतु क्यों? क्योंकि रॉबिन्सन को यह वहम हो गया है कि मैं उसकी योजनाओं से परिचित हो गया हूं और वो अपने विरुद्ध समस्त प्रमाणों को नष्ट करना चाहता है। रॉबिन्सन को यह वहम कैसे पैदा हुआ कि आप उसकी योजनाओं से परिचित हैं? आखिर उसके वहम की भी कोई ना कोई बुनियाद तो होगी ही। पेरिगार्ड ने मुझसे पूछा। रॉबिन्सन के इस वहम की बुनियाद कैलिस के द्वारा बताई गई बातों से है। कैलिस ने क्या बातें बताई थी रॉबिन्सन को? मेरी और सैम फोर्ड के आपसी वार्तालाप की। कैलिस ने ये बातें कब बताई थी? जब मैं और सैम फोर्ड कैलिस को पकड़ने उसके पीछे गए थे। तो आपको पता भी नहीं चला कि वो आप दोनों के वार्तालाप की सुनगुन ले रहा है। हम समझे थे कि वो हमारी पिटाई से बेहोश हो गया है। आप एवं सैम फोर्ड के बीच किस विषय पर बातचीत हुई थी? यहां की दुर्घटनाओं पर, जैसे नासाओ में गोरों कालों का दंगा, यहां के पर्यटक बाजार में आगजनी की वारदात जिसमें समूचा बाजार नष्ट हो गया था, मेरे पार्कवे होटल में महामारी की बीमारी फैलने वाला मामला, उन पर्यटकों के समूह का सामान बदल जाना जिन्होंने मेरे होटल में ठहरना था। तत्पश्चात जब कैलिस हमें गुल देकर वहां से भाग गया तो उसने रॉबिन्सन के पास जाकर उसे ये बातें बता दी। इससे रॉबिन्सन को यह शक पैदा हो गया कि यदि मुझे इन घटनाओं का विवरण पता है तो मुझे उसकी आगामी योजनाओं के बारे में भी ज्ञात होगा। इससे अधिक उसे यह भय था कि वो सब मैंने आपको बता दिया होगा। मिस्टर मेगन, आपके कहने का मतलब है कि इन वारदातों के पीछे रॉबिन्सन का हाथ था। मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। आप किस आधार पर इस परिणाम में पहुंचे हैं? जब रॉबिन्सन मुझसे पूछताछ कर रहा था तो उसने अपने मुंह से यह स्वीकारा था कि उसने मेरी हत्या करने के लिए मेरे विमान में बम रखवाया था, लेकिन उसके दुर्भाग्य से मैं बच गया और 4 अमेरिकन यात्री मारे गए। मिस्टर मेगन, यदि रॉबिन्सन का उद्देश्य आपकी हत्या करना था तो आप इस परिणाम पर कैसे पहुंचे कि उन दिनों यहां हुई वारदातों के पीछे रॉबिन्सन का हाथ है? अगर एक आदमी की किसी अन्य से दुश्मनी हो और वो उसकी हत्या करना चाहता हो तो इसका यह अर्थ नहीं कि वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए जातीय दंगे करवाए या बाजारों में आग लगवाता फिरे। मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूं। जब मैंने चार्ल्स कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर यहां पर थीटा कॉर्पोरेशन स्थापित की थी तो साझेदारी करने से पहले बिली चार्ल्स ने यहां के पर्यटन मंत्री बटलर से संपर्क किया था। बटलर ने उसे बताया था कि बहामा की 2/3 अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग पर निर्भर है और बिली ने यह आपत्ति की थी कि अगर कल को यहां पर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई तो यहां कोई भी पर्यटक नहीं आएगा और हमारा काम ठप हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा सरमाया बर्बाद हो जाएगा। मैंने उसे समझाया था कि ऐसा होना असंभव है। मैं समझा नहीं। आप साफ साफ कहिए, पेरिगार्ड ने मुझसे कहा। साफ साफ ये कि रॉबिन्सन बहामा द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश करना चाहता है। आप पर्यटक मंत्रालय से मालूम कीजिए, वो आपको बताएंगे कि बहामा आने वाले पर्यटकों की संख्या किस गति से गिर रही है और ये उन वारदातों के बाद से हुआ है। पेरिगार्ड ने कोई उत्तर नहीं दिया और टोनी बासवर्थ को संबोधित करते हुए बोला, क्यों डॉक्टर साहब, आपको परीक्षणों में कितने दिन लग जाएंगे? मिस्टर पेरिगार्ड, ये जीवाणु बहुत ही भ्रांतिजनक प्रकार का रोगाणु है। पहले इसे सफेद चूहों पर टेस्ट किया जाएगा, फिर इसका जीवाणु समूह बनाया जाएगा, तत्पश्चात। डॉक्टर बासवर्थ, मुझे इन तकनीकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे यह बताइए कि ये टेस्ट 4 दिन में संपन्न हो जाएंगे? वो तो हो ही जाएंगे मिस्टर पेरिगार्ड, टोनी ने उत्तर देते हुए कहा। मैं आपको यह विदित करना चाहता हूं कि यदि इन टेस्टों के परिणाम सकारात्मक हुए तो इसका अर्थ होगा कि जिसने भी इस रोग का जीवाणु समूह तैयार किया है उसके पास एक सुसज्जित जीव विज्ञानी संबंधी प्रयोगशाला है। इस बीमारी का जीवाणु समूह किसी छोटी मोटी प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता। पेरिगार्ड बहुत ध्यान से सुनता रहा। तभी वॉकर ने कहा, मैं आप लोगों को एक बात बतानी भूल गया था। आज सुबह मेरे आदमी ने करास्की को ऐसी जगह देखा था
जहां उसके जाने का कोई मतलब नहीं था। वो स्टाफ के इस्तेमाल की पिछली सीढ़ियों पर खड़ा हुआ इधर उधर देख रहा था। मेरे आदमी ने जब उससे पूछा तो कहने लगा कि मैं रास्ता भूल गया था। मैंने मेज पर मुक्का मारते हुए पेरीगार्ड से कहा, अब बताओ, अब तुम्हें और क्या प्रमाण चाहिए? पेरीगार्ड ने मुझसे कहा, यदि तुम्हारी यह दलील स्वीकार कर ली जाए कि रॉबिन्सन बहामा द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था को मटियामेट करना चाहता है, तो इससे उसे क्या लाभ होगा? पेरीगार्ड, ये तो तुम जानते हो कि कई देश दूसरे देशों की मुश्किलों में अपना स्वार्थ खोजते हैं। वास्तव में तो बहुधा ऐसा होता है कि कुछ देश अपने स्वार्थ के लिए दूसरे देशों में अस्थिरता उत्पन्न करने में लगे रहते हैं, जैसे अमेरिका। बहामा द्वीप में अस्थिरता उत्पन्न करने में अमेरिका का क्या स्वार्थ हो सकता है? पेरीगार्ड ने मुझसे पूछा। क्योंकि क्यूबा के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और फिदेल कास्ट्रो से अमेरिका को चिढ़ है। अमेरिका हर समय इस ताक में रहता है कि किस देश को कब अस्थिर किया जाए। उसी समय वॉकर के टेलीफोन की घंटी बजने लगी। टेलीफोन सुनते ही वॉकर ने मुझसे कहा, आपका अनुमान बिल्कुल सही था। करास्को यहां से पलायन करने के पश्चात सीधा समुद्र तट पर गया था। वहां से एक स्टीम बोट द्वारा समुद्र में गया था। अब वो वापस आ गया है और होटल की बार में बैठा विस्की पी रहा है। मेरे आदमियों ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। पेरीगार्ड ने वॉकर से कहा, तुम अपने आदमियों को वहां से हटा लो, मैं उस पर अपने आदमी नियुक्त कर रहा हूं। तत्पश्चात मैं और पेरीगार्ड होटल की लॉबी में चले आए। इस समय रात के 11:30 बजना चाहते थे। मैंने पेरीगार्ड से कहा, करास्को बार में तो अधिक से अधिक आधा घंटा और रुक सकता है, क्योंकि बार 12:15 की सुई पर बंद हो जाती है। इसके पश्चात करास्को को अपने कमरे में जाना पड़ेगा। कमरे की चाबी उसके पास है? पेरीगार्ड ने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने कहा, हर मेहमान को होटल से बाहर जाने से पहले अपने कमरे की चाबी लॉबी डेस्क क्लर्क के पास छोड़नी पड़ती है। तो चलो लॉबी डेस्क के पास खड़े हो जाते हैं। फिर मैं और पेरीगार्ड लॉबी डेस्क पर चले आए और 12 बजने की प्रतीक्षा करने लगे। वहीं पर पेरीगार्ड ने मुझे बताया कि कल नासाउ का पुलिस आयुक्त यहां आ रहा है और मुझे उससे भेंट करनी होगी। हम यही बातें कर रहे थे कि कई आदमी आए और लॉबी क्लर्क से अपने अपने कमरों की चाबियां लेकर अपने कमरों की ओर ऊपर चले गए। कमरा नंबर 235। करास्को, जब उसने चाबी मांगी थी तो मुझे उस ओर नहीं देखना चाहिए था, पर अनायास मेरी दृष्टि उसकी ओर चली गई थी। वो अपनी चाबी लेकर मुड़ा ही था कि हम दोनों की नजरें आपस में मिल गईं। उसने मुझे पहचान लिया था, क्योंकि मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसे भी यह संदेह हो गया था कि मैंने भी उसे पहचान लिया है। उसने अपनी चाबी वहीं फेंकी और विद्युत गति से प्रवेश द्वार की ओर लपका। रोको, इसे रोको, मैं जोर से चिल्लाया। करास्को मेरी ओर पीछे मुड़ा और जेब से अपना रिवॉल्वर निकालकर मुझ पर फायर कर दिया। उसने लिबलिबी दबाई ही थी कि मैंने अपने आप को जमीन पर गिरा दिया। उसकी गोली न जाने कहां जा लगी थी। तभी मेरी पीठ की ओर से 2 गोलियां और चली थीं। जब मैंने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो करास्को आगे की ओर जमीन पर गिर रहा था। मेरे पीछे की ओर पेरीगार्ड खड़ा था। करास्को पर गोलियां उसी ने चलाई थी। तभी पेरीगार्ड ने मुझे सहारा देकर सीधा खड़े करते हुए पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं सुरक्षित हूं। अब चारों ओर शोर होने लगा था और लोग करास्को की लाश के इर्द गिर्द जमा होने शुरू हो गए थे। रॉड्रिग्स, वॉकर और डॉक्टर टोनी बासवर्थ भी वहां पहुंच गए थे। टोनी बासवर्थ ने नीचे झुककर करास्को की नब्ज देखी और पेरीगार्ड से कुछ कहा था। तब पेरीगार्ड ने मुझे बताया था कि करास्को मर चुका है। तत्पश्चात पेरीगार्ड ने वहां पर जमा हुई भीड़ को तितर-बितर किया और नीचे झुककर करास्को के शरीर की तलाशी लेने लगा। उसकी जेबों से अन्य चीजों के अतिरिक्त एक शीशे का सिलेंडर मिला, जिसमें वैसा ही लेसला पदार्थ था जैसा मुझे न्यू प्रोविडेंस में अपने होटल के पानी के टैंक के पास पड़ा मिला था। पेरीगार्ड ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, करास्को के विरुद्ध आपका आरोप निराधार नहीं है। अगले दिन सुबह मुझे मिले जुले समाचार मिले, अच्छे भी तथा बुरे भी। घर पहुंचते ही मैंने डेबी को पूरा वाकया सुनाया। डेबी ने हैरानी से पूछा, करास्को को गोली मार दी गई? हाँ, पेरीगार्ड ने होटल की लॉबी में उस पर गोली चलाई थी और वो मर गया। और करास्को ने तुम पर गोली चलाई थी? तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई? डेबी ने चिंतित स्वर में पूछा। मुझे खरोंच भी नहीं लगी। टॉम, डेबी ने उदासीन स्वर में कहा, यह मुसीबत कब समाप्त होगी? तुम चिंता न करो डार्लिंग, करास्को से तो छुटकारा मिल ही गया है, रॉबिन्सन से भी मिल ही जाएगा। तत्पश्चात जब मैं शेव कर रहा था तो मैंने रेडियो ऑन किया। रेडियो पर सबसे मुख्य समाचार मेरे होटल की लॉबी का गोलीकांड था
कि किस तरह से उपायुक्त पेरिगार्ड ने एक संदिग्ध अपराधी को पकड़ने के लिए उस पर गोली चलाकर उसे हलाक कर दिया था, किंतु कैरास्को का नाम प्रकट नहीं किया गया था। बाद में जब मैं स्नान करने जा रहा था तो रेडियो ने यह समाचार सुनाया था कि एस्क्यूमा द्वीप के पास एक तेलपोत जहाज फट जाने के कारण तेल समुद्र के पानी में बहने लगा है। इस समाचार ने मुझे बहुत चिंतित कर दिया, क्योंकि यदि समुद्र के पानी में तेल फैल जाए तो उसकी बदबू मीलों तक महसूस होती है और इसका हमारे होटलों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पर्यटकों की संख्या पहले ही कम हो चुकी थी और यह समाचार सुनकर तो किसी पर्यटक के यहां आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। इसका अर्थ था कि होटल खाली रहेंगे। बहरहाल मैं नाश्ते से निवृत्त होकर रॉयल पाम होटल पहुंचा। मुझे ऑफिस में पहुंचे 10 मिनट ही हुए होंगे कि बिली पहुंच गया। वो बहुत उत्तेजित था और साथ ही साथ दुखी भी। बोला, टॉम, ये सब क्या है? होटल की लॉबी में गोली चलने से तो हमारे बिजनेस की बहुत बदनामी हो रही है। कल रात 12 बजे की वारदात तुम्हें इतनी जल्दी कहां से पता चल गई कि तुम अमेरिका से यहां पहुंच गए? मैंने बिली से पूछा। स्टीव वॉकर आखिर हमारा वेतनभोगी है, वो मुझे पल पल की खबर देता रहता है। तो मुझे यह बताओ कि डेबी तो ठीक है ना? यह भी तुमने स्टीव वॉकर से पूछ लिया होता, मैंने रुखाई से कहा। टॉम, तुम तो बुरा मान गए। तुम यह समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि जब जैक चाचा को यह समाचार मिलेगा तो उनका क्या हाल होगा? वो पहले ही दिल के दौरे से बिस्तर पर पड़े हैं। अच्छा ये बताओ कि रॉबिन्सन का क्या हुआ? रॉबिन्सन का अभी तक कोई संकेत नहीं मिला बिली। करास्को से उसका पता चल सकता था, परंतु अब वो भी मर चुका है। तुम ऐसा करो, डेबी को मेरे साथ भेज दो। उसके कारण समूचे परिवार की नींद हराम रहती है। वो यहां पर बिल्कुल सुरक्षित है बिली। यहां के पुलिस उपायुक्त ने डेबी की सुरक्षा के लिए अपने आदमी नियुक्त कर रखे हैं। इसके अलावा तुम डेबी से बात कर लो। यदि वो जाना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मेरा विचार है कि वो नहीं जाएगी। हम यही बात कर रहे थे कि रॉड्रिक्स मेरे ऑफिस में पहुंच गया। उसने हमारे सामने कुछ तस्वीरें रख दी। इन तस्वीरों में करास्को को समुद्र तट पर एक डोंगी में सवार होते हुए दिखाया गया था। दूसरी तस्वीर केवल डोंगी की थी। उस पर उसका नाम रेड स्टार दिखाई दे रहा था। तस्वीरें एकदम साफ थीं। वो हमें अच्छा सुराग मिला था। इससे रेड स्टार डोंगी की तलाश कर पता चलाया जा सकता था कि करास्को उसमें सवार होकर किससे मिलने गया था। मैंने बिली से कहा, तुम इन चित्रों का अध्ययन करो और मैं पुलिस आयुक्त डीन से मिलाऊं। मैंने उससे समय निश्चित कर रखा है। कहने के साथ मैंने कुछ तस्वीरें अपने साथ ली और डीन से भेंट करने के लिए रवाना हो गया। थोड़ी देर पश्चात जब मैं उसके ऑफिस में पहुंचा तो डीन ने छूटते ही मुझसे कहा, तुम्हारे साथ घटने वाली घटनाओं ने हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मैंने तस्वीरें उसके सामने रखते हुए कहा, पहले आप इन तस्वीरों का निरीक्षण कीजिए, घटनाओं के विषय में बाद में बात करेंगे। डीन काफी समय तक उन तस्वीरों को बड़े गौर से देखता रहा। तब तस्वीरों को एक ओर रखते हुए बोला, मिस्टर मेगन, मुझे पेरिगार्ड ने सब बातें बताई हैं। मैं आपकी मुश्किल समझता हूं, किंतु हमारे पास जो प्रमाण हैं उनको महसूस तो किया जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता, और अदालत ऐसे प्रमाणों को कोई महत्व नहीं देती। मैंने गुस्से से कहा, मेरी पहली पत्नी का मेरे यॉट में से समुद्र के बीचों बीच गायब हो जाना, समुद्र से मेरी लड़की की लाश पाया जाना, मेरी और मेरी दूसरी पत्नी का अपहरण, ये सब वारदातें हैं जो महसूस की जा सकती हैं और देखी नहीं जा सकती। यदि ऐसा है तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अदालत वाले अंधे ही नहीं, परले दर्जे के मूर्ख भी हैं। आपका क्रोध होना सर्वथा उचित है मिस्टर मेगन। वे दुर्घटनाएं घटी हैं, ये इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। आप इन घटनाओं के लिए रॉबिन्सन को दोषी ठहराते हैं कि इन दुर्घटनाओं के पीछे उसका हाथ है, लेकिन हमारे या आपके पास रॉबिन्सन के विरुद्ध ऐसा कौन सा ठोस प्रमाण है जिसके आधार पर हम उसे अपराधी करार कर सकें? आप मुझे एक भी ऐसा कोई प्रमाण बताइए जिसके आधार पर हम उसके विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर सके। कैरास्को के पास से जो सिलेंडर पाया गया था और जिसमें पानी को दूषित करने वाला पदार्थ है, वो क्या कम प्रमाण है? मिस्टर मेगन, जब तक उसकी रिपोर्ट न मिल जाए हम कैसे कोई कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं? हो सकता है वो पदार्थ बिल्कुल अहानिकारक हो। वो पदार्थ अहानिकारक नहीं है, वो निश्चित ही हानिकारक है। आप साबित कीजिए कि वो पदार्थ हानिकारक है। डीन ने मुझसे कहा, आप इस लसीले पदार्थ को अपनी नाक के पास ले जाकर श्वास लीजिए। 5 मिनट के अंदर आपके फेफड़ों में घुटन होकर आपको खांसी के दौरे आने लगेंगे। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यह पदार्थ हानिकारक है अथवा अहानिकारक। तनिक चुप रहने के पश्चात डीन ने कहा, मैंने कल रात कैरास्को की मृत्यु के पश्चात उसके बारे में काफी जांच पड़ताल की थी। वो एक क्रांतिकारी है। अमेरिका की CIA ने जब ग्रेनेडा, जमैका आदि की सरकारों के तख्ते पलटे थे,
तो वो मॉस्को में गुप्त गतिविधियों का प्रशिक्षण ले रहा था। तत्पश्चात तब अमेरिकी सरकार ने CIA द्वारा निकारागुआ पर आक्रमण करना चाहा था। तो इस करास्को ने निकारागुआ में CIA के अड्डे ढूंढ ढूंढ कर वहां के बावर्चियों से सांठगांठ करके न जाने CIA के कितने व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था। मैंने डीन से कहा, मुझे यह तो मालूम है कि ग्रेनेडा और निकारागुआ तो करीब करीब साम्यवादी बन ही चुके हैं। जमैका साम्यवादी होता जा रहा है, पर मुझे यह समझ नहीं लगती कि वो हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। आपने कभी चिंतन किया होता तो आप कब का समझ गए होते। मैं इस बारे में एक बार नहीं, अनेक बार और हर पहलू से सोच चुका हूं, और अभी तक आपको समझ नहीं लगी। नहीं मिस्टर मेगन, आपके साथ हादसे पेश आने कब से शुरू हुए थे? जब से मेरी पहली पत्नी की मृत्यु हुई है। अब जरा गौर कीजिए मिस्टर मेगन, मुझे भली भांति याद है, चूंकि आपकी पहली पत्नी की मृत्यु और आपके साथ घटने वाली घटनाओं के सिलसिले की शुरुआत एक ही समय हुई थी, इस प्रकार से आपको भ्रांति हो रही है। आपके साथ वारदातों का सिलसिला उस समय आरंभ हुआ था जब आपने चार्ल्स कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की थी। इन वारदातों का चार्ल्स कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी के साथ से क्या संबंध है? मैंने डीन से पूछा। बहुत गहरा संबंध है मिस्टर मेगन। हमारे देश की सीमा के एक ओर अमेरिका है तो दूसरी ओर क्यूबा। अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है और क्यूबा साम्यवादी देश नहीं चाहेगा कि उसकी सरहद पर कोई ऐसा देश हो जिसका अमेरिका समर्थन करता हो। हम काले लोग हैं और अमेरिका ने हम काले लोगों पर क्या अत्याचार नहीं किए, किंतु चूंकि आप एक बहामियन हैं, अतः हम आपके साथ अत्याचार करने वाले को ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। हालांकि हमें पर्यटन मंत्री एवं प्रधानमंत्री के आदेश हैं कि जब तक हमारे हाथ में कोई ठोस प्रमाण ना हो, हम कोई कदम ना उठाएं। सच पूछिए तो समूची सरकार आपसे अप्रसन्न है, क्योंकि जब से आपने चार्ल्स कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है, तब से बहामा द्वीप समूह बलवों, जातीय दंगों आदि का गढ़ बनता जा रहा है। तभी पेरिगाट कमरे में दाखिल हुआ और डीन से कहने लगा, वो डोंगी जिसमें करास्को समुद्र में गया था और जिसका नाम रेड स्टार है, फ्लोरिडा की ओर जाती देखी गई है, पर उसने एक अजीब जलमार्ग अपनाया है। वो डोंगी कितनी बड़ी है? डीन ने पूछा। वो कोई 60 फुट लंबी होगी। रात भर वो डोंगी इंजन में कोई खराबी होने के कारण मरीना पर रुकी रही थी और अभी थोड़ी देर पहले वहां से आगे बढ़ गई है। डीन ने पेरिगाट से कहा, तुम तुरंत पुलिस लॉन्च उसके पीछे लगा दो, वो काफी तेज भागती है। मैंने बल देते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उस डोंगी में रॉबिन्सन होगा। टेक्सास पुलिस को अपहरण के अपराध में उसकी तलाश है, आप जल्दी कीजिए। डीन ने शांत स्वर में कहा, मिस्टर मेगन, यदि उस डोंगी में रॉबिन्सन हो भी तो हम उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कानूनी रूप से उसने बहामा द्वीप समूह की भूमि पर कोई अपराध नहीं किया, और यदि किया है तो उसके विरुद्ध हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। अतः महज आपकी खातिर हम उसे हिरासत में नहीं ले सकते। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि वो उस डोंगी में हो ही ना, तो इसका आशय है कि आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने निराशा से कहा, मिस्टर मेगन, आप इतने अधीर मत होइए। हमें जो करना है वो हमें मालूम है। आप इस मामले को हम पर छोड़ दीजिए। फिर डीन ने पेरिगाट से पूछा, तुमने अपना प्रोग्राम तय कर लिया है? बिल्कुल, पेरिगाट ने डीन को उत्तर देते हुए कहा, हमने अपनी 2 लॉन्चें उस डोंगी के पीछे लगा दी हैं। एक लॉन्च उसकी डोंगी के आगे निकल जाएगी और दूसरी उसके पीछे रहेगी। इस तरह हम उसे अपने घेरे में ले लेंगे। उन दोनों लॉन्चों में पुलिस के अलावा और कौन कौन है? सीमा शुल्क अधिकारी हैं। मैंने हस्तक्षेप करते हुए कहा, यदि डोंगी से कोई गैर कानूनी माल बरामद नहीं हुआ तो? डीन ने गुस्से से उत्तर देते हुए कहा, मिस्टर मेगन, आप हमारी बातों में हस्तक्षेप मत कीजिए। उनकी डोंगी में गैर कानूनी माल ना हुआ तो भी बरामद होगा। पेरिगाट ने डीन से कहा, मैं तीसरी लॉन्च से उनके पीछे जा रहा हूं। मिस्टर मेगन का साथ होना आवश्यक है, क्योंकि यही रॉबिन्सन की शिनाख्त कर सकते हैं। तत्पश्चात मैं, डीन एवं पेरिगाट उनकी लॉन्च में डोंगी के पीछे रवाना हो गए। डीन की मिन्नत समाजत करने पर मैंने बिली को भी साथ ले लिया था। कोई पौन घंटे पश्चात हम लोग रेड स्टार डोंगी के पीछे पहुंच गए। डोंगी इस समय 2 लॉन्चों के घेरे में थी। एक लॉन्च उसके आगे थी और एक उसके पीछे। डोंगी ना तो आगे जा सकती थी और ना ही किसी और दिशा में मुड़ सकती थी। पुलिस लॉन्चों से सीमा शुल्क अधिकारी रस्सियों की सहायता से उस डोंगी पर चढ़ गए। जब हमारी लॉन्च वहां पहुंची तो डीन ने पेरिगाट को दूसरी लॉन्च से तट पर भेज दिया। मुझे रॉबिन्सन की शिनाख्त के लिए डोंगी पर चढ़ा दिया और स्वयं उस लॉन्च का व्हील संभालकर इस ऑपरेशन की निगरानी करने लगा।
जब मैं और बिली उस डोंगी के डेक पर पहुंचे तो हमें ज्ञात हुआ कि वो तो सिर्फ नाम की ही डोंगी है, अन्यथा वो तो पूरी की पूरी एक तरह बड़ी स्टीम बोट है। मैंने रेड स्टार बोट के कप्तान से पूछा, इस स्टीम बोट की रक्षा नौका तो कहीं दिखाई नहीं देती। वो तो मिस्टर ब्राउन अपने साथ ले गए हैं, कप्तान ने उत्तर देते हुए कहा। कि मिस्टर ब्राउन कौन है? मैंने उससे पूछा। मिस्टर ब्राउन वही हैं जिन्होंने फोर्ट लॉडरेल पर इसको किराए पर लिया था। हे ईश्वर, मैंने पास खड़े सीमा शुल्क अधिकारियों से कहा, तो इसका आशय है कि वो फिर से हमें गुल दे गया है। यदि वो रक्षा नौका में गया है तो आसपास ही होगा, वो फरार नहीं हो सकता, उन्होंने कहा। वो देखो टॉम, वो क्या है? बिली ने मुझसे कहा। दूर से कोई नौका हमारी ओर बढ़ रही थी। मैंने कहा, ये रक्षा नौका प्रतीत होती है। थोड़ी देर बाद वो नौका हमारी स्टीम बोट के निकट पहुंची तो मैंने गौर से देखा, वो नौका ऊपर से पूरी तरह ढकी हुई थी। मैं उस नौका की ओर गौर से देख ही रहा था कि तभी नौका की ओर से एक गोली सनसनाती हुई मेरे कान के पास से गुजर गई। जरूर इस नौका में रॉबिन्सन ही है, मैं बिली की ओर देखकर चिल्लाया। तभी नौका से 2-3 और गोलियां सनसनाती हुई इधर उधर गुजर गईं। गोलियां डेक से टकराकर बिखर गईं। नौका तट की ओर भाग चली। डीन ने तत्काल अपनी लॉन्च का मुंह मोड़ा और लॉन्च नौका के पीछे लग गई। हमने रेड स्टार के कैप्टन को असहाय करके स्टीम बोट का रुख तट की ओर करवा लिया। आधे घंटे की भाग दौड़ के बाद जब हम तट के पास पहुंचे तो देखा रक्षा नौका तट के पास खड़ी थी। उसके निकट ही डीन की लॉन्च खड़ी थी। डीन लॉन्च से बाहर निकल रहा था। तभी सभी की दृष्टि एक भागते हुए व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति तट से कुछ दूर भागने की चेष्टा कर रहा था। टॉम, जरा उस व्यक्ति को तो देखो, बिली मेरा बाजू हिलाते हुए बोला। मैंने बिली के द्वारा इशारा किए हुए व्यक्ति की ओर गौर से देखा। मैंने तुरंत ही उसे पहचान लिया। वो व्यक्ति रॉबिन्सन था। मैं फौरन रेड स्टार से कूदा और रॉबिन्सन के पीछे दौड़ पड़ा। मैं जोश से भरा हुआ था, अतः शीघ्र ही मेरे और रॉबिन्सन के बीच का फासला खत्म होने लगा। तभी रॉबिन्सन किसी चीज की ठोकर खाकर नीचे गिरा। अभी वो संभल भी न पाया था कि मैं उसके सिर पर जा खड़ा हुआ। मैंने अपने पैर की ठोकर उसके सीने पर मारी। उठता हुआ रॉबिन्सन फिर जमीन पर जा गिरा। मैं उसके सीने पर सवार हो गया। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और रॉबिन्सन की कनपट्टी पर लगा दी। मैं ट्रिगर दबाने को ही था कि डीन वहां पहुंच गया और उसने मुझे एक ओर को खींच लिया। रॉबिन्सन से अलग होते होते भी मैंने अपनी पिस्तौल के बट का एक भरपूर वार रॉबिन्सन के सिर पर किया। उसकी खोपड़ी से रक्त का फवारा फूट निकला। तब तक पेरिगार्ड भी वहां पहुंच चुका था। रॉबिन्सन ने अपने हाथ से चोटग्रस्त सिर को हिलाते हुए उठने की कोशिश की। कुछ परिश्रम के बाद उठकर बैठ गया। उसने स्पेनिश भाषा में पुलिस आयुक्त डीन के साथ सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। मेरे पल्ले उसका एक भी अक्षर नहीं पड़ रहा था। कुछ देर पश्चात रॉबिन्सन ने अंग्रेजी में कहा, मैं कोई पेशेवर मुजरिम नहीं हूं, मैं एक क्रांतिकारी हूं और इस समय आपका युद्ध बंदी हूं। हम साम्राज्यवाद को नष्ट करके छोड़ेंगे और बहामा द्वीप समूह को अमरीकी उपनिवेश नहीं बनने देंगे। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। तुम युद्ध बंदी हो? बिली ने उपहास भरे स्वर में कहा। तुम एक हत्यारे हो। मैं तुम्हें अभी अभी कत्ल कर सकता हूं। क्या आपके पास कोई हथियार है? पुलिस आयुक्त डीन ने बिली की ओर उन्मुख होकर पूछा। नहीं, बिली ने उत्तर दिया। किंतु डीन उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने संशयात्मक दृष्टि से बिली को देखते हुए पेरिगार्ड को आदेश दिया, तुम इसकी तलाशी लो पेरिगार्ड। पेरिगार्ड बिली की ओर बढ़ा ही था कि रॉबिन्सन को मौका मिल गया। उसने डीन के पेट में एक जोरदार घूंसा मारा और वहां से भाग लिया। मैंने उसे एक दूर स्थित मकान की ओर दौड़ते हुए देखा। पेरिगार्ड फौरन उसके पीछे दौड़ पड़ा, किंतु रॉबिन्सन शायद पेरिगार्ड के मुकाबले में तेज धावक था। अतः पेरिगार्ड और रॉबिन्सन के बीच का फासला बढ़ने लगा। तभी हमने देखा एक टैक्सी रॉबिन्सन के नजदीक रुकी और रॉबिन्सन उसमें सवार हो गया। टैक्सी तेज गति से दौड़ने लगी। पेरिगार्ड अपनी जीप की ओर दौड़ा और उसमें बैठकर तेज गति से रॉबिन्सन का पीछा करने लगा। मैंने और बिली ने भी बीच पर खड़ी टैक्सी पकड़ी और पेरिगार्ड की जीप का अनुगमन करने लगे। आगे चौराहा था। हरी बत्ती पीली में तब्दील हो गई। तभी पीछे से एक कार तेजी से हमारी टैक्सी को ओवरटेक करती हुई सर से आगे निकल गई। कार चालक शायद जल्दी में था और वो हरी बत्ती के सिग्नल का इंतजार नहीं करना चाहता था, परंतु इससे पहले वो चौराहे को पार कर सकती, कार चालक का हाथ बहक गया और कार सामने खड़ी रॉबिन्सन की टैक्सी से जा टकराई। पेरिगार्ड फुर्ती से अपनी जीप से कूदा और टैक्सी की ओर दौड़ पड़ा। इससे पहले कि वो रॉबिन्सन की टैक्सी के नजदीक पहुंचे, रॉबिन्सन ने टैक्सी का दरवाजा खोला और अपनी बाईं ओर को भागा। तभी हरी बत्ती हो गई और दूसरी ओर से यातायात शुरू हो गया। जल्दी से चौराहा पार करने की चाह में रॉबिन्सन एक डबल डेकर बस से टकरा गया। बस के ड्राइवर ने बड़ी तेजी से ब्रेक लगाए।
वातावरण तेज ची ची की आवाज से गूंज उठा, परंतु व्यर्थ। रॉबिन्सन बस के अगले पहिए के नीचे आ चुका था। भारी भरकम बस के नीचे आ जाने के कारण रॉबिन्सन का शरीर लुगदी बन गया। रॉबिन्सन समाप्त हो चुका था और उसके साथ ही मेरी विपत्तियों का भी अंत हो चुका था। रॉबिन्सन की मौत के पश्चात 1 महीने तक मेरी पेरीगार्ड से कोई भेंट नहीं हुई, लेकिन यदा कदा मैं उससे टेलीफोन पर बातचीत करता रहता था। एक दिन उसने फोन पर मुझे बताया कि उस लसीले पदार्थ की रिपोर्ट आ गई और वो पदार्थ वाकई जल दूषक है। रॉयल पाम होटल के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में मैंने पेरीगार्ड को उसके परिवार सहित अपने मकान पर आमंत्रित किया। हम सब लोग बाहर पार्क में बैठे हुए थे। मेरी लड़की कैरीन और पेरीगार्ड की बेटी जिनी स्विमिंग पूल में तैराकी का आनंद ले रही थी। डेबी ने पेरीगार्ड की पत्नी एमी पेरीगार्ड से कहा, जरा देखो तो ऐसी इन लड़कियों को, अभी अभी तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटी हैं और फिर घुस गई स्विमिंग पूल में। ईश्वर जाने इनमें इतनी ताकत कहां से आ जाती है। इनाम जो जीत कर आई हैं, ऐसी बोली, इनाम का उत्साह तो होगा ही। अरे ऐसा भी क्या उत्साह, डेबी बोली। फिर चौंक कर एमी से पूछा, अरे मैं तो भूल गई थी, क्या आप विस्की पीना पसंद करेंगी? नहीं धन्यवाद मिसेस मेगन, मैं तो चाय लेना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो चलो अंदर किचन में चलते हैं, आज अपने हाथ से चाय बनाकर पियेंगे। अपने हाथ की चाय का स्वाद ही कुछ और होगा। डेबी और एमी अंदर चली गईं, तो मैंने पेरीगार्ड से पूछा, आप तो विस्की लेंगे ना? जरूर, पेरीगार्ड ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जब हम विस्की की चुस्कियां भर रहे थे तो मैंने पेरीगार्ड से पूछा, ये रॉबिन्सन वास्तव में था कौन? ये ना ही पूछो तो अच्छा है। अगर ऐसी ही कोई गोपनीय बात है तो फिर मत बताइए। गोपनीय बात नहीं है, परंतु कहकर पेरीगार्ड चुप हो गया। तो फिर बताइए ना। ठीक है, तो सुनो, पेरीगार्ड ने बताना आरंभ किया। मिस्टर मेगन, रॉबिन्सन वास्तव में क्यूबा का रहने वाला था। उसका वास्तविक नाम रोजान था। हमारा यह अनुमान कि वो एक साम्यवादी था बिल्कुल गलत निकला। वो CIA का एक एजेंट था और ये जो कुछ घटनाएं यहां घटित हुई वे उसके द्वारा CIA के निर्देशों पर ही घटित करवाई गई थीं। परंतु CIA को बहामा से क्या दुश्मनी है? अब इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूं? ये बात तो CIA वाले जाने अथवा पेंटागन वाले, परंतु एक बात अवश्य सत्य है। क्या? ये कि अमेरिका एक ऐसा दोगला मुल्क है जो किसी और देश को खुशहाल होते नहीं देख सकता। यहां पर सारे उपद्रव अमेरिकी सरकार द्वारा ही करवाए गए थे। आपका विचार सही हो सकता है, परंतु कि मेरा और डेबी का अपहरण क्यों किया गया था? जैक चार्ल्स को नीचा दिखाने के लिए। मैं समझा नहीं मिस्टर मेगन, जैक चार्ल्स और CIA के बीच पुरानी दुश्मनी है। ये रॉबिन्सन और रोजान CIA के उप निदेशक को हर मोड़ पर नीचा दिखाता रहा है। अब जब अमेरिकी सरकार हमारे मुल्क की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना चाहती थी तो CIA के उप निदेशक को मौका मिल गया। उसने थीटा कॉर्पोरेशन को तबाह करने के लिए डेबी का अपहरण करवा दिया और साथ ही यह शर्त रख दी कि उसे तुम्हारे बदले रिहा किया जाएगा। यह सब CIA के उप निदेशक ने अपना बदला चुकाने की खातिर करवाया था। तो वो चुप थोड़े ही बैठेगा, वो फिर कोई शरारत करेगा। अब वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? तुम ये कैसे कह सकते हो? वो है ही नहीं तो करेगा कैसे? क्या मतलब? मतलब ये कि जैक चार्ल्स को पता चल गया था कि इस कांड में उसका हाथ है। ये सब उसकी सरपरस्ती में उसके निर्देश पर हो रहा है। फलस्वरूप एक दिन कार दुर्घटना में वो अपनी जिंदगी खो बैठा। मेगन सख्ते में आ गया था। फिर कुछ संभल कर बोला, परंतु इससे मुसीबतों का अंत तो नहीं हो जाता। जैसे ही CIA वालों को यह पता चलेगा कि इस दुर्घटना में किसका हाथ है, वे बदला चुकाने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे क्या? मिस्टर मेगन, CIA वालों को सब बातों का पता है, तो वे चुप कैसे बैठे हैं? क्योंकि CIA के उप निदेशक की कार दुर्घटना माफिया गुट के एक ट्रक की टक्कर से हुई थी और CIA वाले माफिया गुट से कोसों दूर भागते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जैक चार्ल्स के संबंध माफिया गुट से भी हैं। जैक चार्ल्स के संबंध माफिया गुट के साथ तो नहीं है, परंतु ऐसा सुना जाता है कि वर्षों पूर्व जैक चार्ल्स ने माफिया डॉन के पुत्र की जान बचाई थी। आज वही लड़का माफिया गुट का डॉन है। और ये तो तुम भी भली भांति जानते हो कि जहां माफिया गुट खून खराबा और हिंसा प्रति के हिंसा में विश्वास रखता है, वहां वो अपने पर किए किसी एहसान को चुकाने में पीछे भी नहीं रहता। CIA के उप निदेशक की कार दुर्घटना द्वारा मृत्यु ऐसे ही एक एहसान चुकाने के लिए कराई गई थी। परंतु पेरिगार्ड, ऐसा आखिर कब तक चलेगा? जब तक कि हम फिडेल कास्ट्रो के साथ अपने संबंध सुधार नहीं लेते। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। खैर,
अब इन बातों को छोड़ो। अब तुम्हें और डेबी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बिजनेस का क्या होगा पेरिकार्ड? तुम इस ओर से भी निश्चिंत रहो। परंतु कैसे? क्योंकि तुम्हारे होटल की सुव्यवस्था के कारण ही पर्यटक यहाँ और बहामा की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। अतः सरकार ने तुम्हारे होटलों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे विशेष प्रबंध किए हैं जो गोपनीयता की दृष्टि से इस समय मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कुछ भी हो, अब तुम्हें और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पेरिकार्ड ने विषय बदलते हुए कहा, एमी आज कह रही थी कि डेबी किसी संतान को जन्म देने की स्थिति में है। हाँ, शायद। ईश्वर करे आपके यहाँ चांद जैसा लड़का पैदा हो। मैंने सुना है कि आपके परिवार में अधिकांशतः लड़कियां ही पैदा होती हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है, परंतु पेरिकार्ड ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है? होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। मेरी दुआ है कि ईश्वर आपके यहाँ चांद जैसा लड़का ही पैदा करे। पेरिकार्ड उठते हुए बोला, और आखिर हुआ भी वही। पेरिकार्ड की दुआ ईश्वर ने मंजूर कर ली। 6 महीने पश्चात डेबी ने एक चांद जैसे नन्हे मुन्ने को जन्म दिया। मेगन दंपत्ति के घर खुशियों की बहार आ गई। अभी आपने सुनी जेम्स हेडली चेस द्वारा लिखी मौत के दीवाने,